हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं अपन कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर क्लास 12th का, जो आपका बोर्ड एग्जाम 21 मार्च को होने वाला है। उसकी जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो में हम बना रहे हैं यहाँ पर, वो आपके लिए एक तरह से रामबाण औषधि का रूप काम करेगी। लास्ट जो आपने वीडियो देखा वो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो था। तो जो बच्चे आज डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला वाला चैप्टर आप देख लें, अच्छे से उसको परख लें और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन और उसमें बड़े क्वेश्चन भी आपको मैंने उसमें करवाए थे। आज के चैप्टर में बात करते हैं अध्याय नंबर 2, जैविक खेती। चैप्टर अपने पास में है अध्याय नंबर 2, जिसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती कहते हैं। बड़ा चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर है। परिभाषा, महत्व एवं भविष्य, बहुत सारा इसमें मैटर दे रखा है बोर्ड ने। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा, अगर आपको लगे कि चैप्टर बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है चैप्टर है, मैं मानता हूँ इस चीज को से कोई इनकार नहीं है, तो पर इसको अपन बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। जो काम की चीज है उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बन जाता है अपने पास में कि सर जैविक खेती जो है कहते हैं किसको है। अगर मैं बात करूं परिभाषा की कि सर जैविक खेती की परिभाषा क्या होती है, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है आपको, वैसे तो मैं बताने वाला हूं, पर कुछ भी याद नहीं आता है तो अपन क्या समझते हैं कि भाई बिना रसायन वाली खेती, ऐसा खेत जिसमें अपन ने उर्वरक नहीं डाला हो, है ना, कोई केमिकल रसायन नहीं डाले हो, बिना रसायन के होने वाली जो खेती होती है उसी को अपन जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। किंतु यह परिभाषा अपने को वहां पर नहीं तभी लिखनी है जब अपने को इसकी जो रियल परिभाषा है वो नहीं आ रही हो, उसके बाद में अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैविक खेती होती क्या है उसकी बात करें अपन, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ है वो क्या कहता है कि जैविक कृषि, इसके बारे में क्या परिभाषा बनती है, जैविक कृषि एक प्रणाली है। कैसे याद करोगे, जैविक कृषि एक प्रणाली है, उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिकी, जो मृदा पारिस्थितिकी कोमा लोगों के स्वास्थ्य हेतु, लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती हो, लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ऐसी खेती क्या कहलाती है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो और भी परिभाषाएं हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप बात करोगे खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के अनुसार क्या होगा कि जैविक खेती एक व्यापक और संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन जो है वो क्या होता है, पद्धति होती है, जिसके द्वारा अपन जो है इसको बिना रसायन की खेती भी इसको कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा अच्छी लगे तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये अच्छी नहीं लग रही है तो इसके अनुसार जैविक खेती और क्या हो सकता है कि जिसमें संश्लेषित बाह्य आधार जैसे रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड के उपयोग के बिना, है ना, रासायनिक उर्वरक व पेस्टिसाइड के बिना, पेस्टिसाइड के बिना होने वाली खेती, होने वाली खेती क्या कहलाती है, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, या इसको क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। तो घुमा फिरा के देखिए यहाँ पर ये शब्द कुछ ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई आए, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी याद कर सकते हैं। ऐसी परिभाषा भी अगर आप लिख के आओगे तो भी वहां पर आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर इस जैविक खेती की अवधारणा जो है वो किसने दी थी। ये जो कॉन्सेप्ट है जैविक खेती का, ये जो अवधारणा है वो किसने दी, यहाँ पर उसके बारे में अपन चिंता करेंगे, थोड़ी सी चिंतन करेंगे। चिंता क्यों करेंगे, अपन चिंतन करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैविक खेती
1930 में अल्बर्ट हार्वर्ड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था इंग्लैंड के अंदर। तो इसका जो सबसे पहला जो शब्द है ये जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना, वो इंग्लैंड का एक डोकरा है जिसका नाम क्या है, अल्बर्ट हार्वर्ड। क्या नाम है बेटा, अल्बर्ट हार्वर्ड। ठीक है, ये अल्बर्ट हार्वर्ड जो है, इन्होंने सबसे पहले 1930 में इसका सिद्धांत जो है, सबसे पहले जैविक खेती का सिद्धांत अल्बर्ट हार्वर्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसको इन्होंने दिया था। क्या दिया था इन्होंने, जैविक खेती का सिद्धांत दी। ठीक है सर, पहला पॉइंट तो यहाँ पर कवर करें। तो पहला क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है आपका कि भाई किसने ये करा। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द की बात करें कि सर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है वो 1940 में, 1940 के अंदर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड है जिसको अपन जैविक खेती कह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द हैं वो किन्होंने दिया था, तो ये देने वाले थे अपने पास में नॉर्थबोर्न, जिसका पूरा नाम है, क्या नाम है, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न। पूरा नाम लिख लीजिएगा बेटा, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न इन्होंने दिया। और ये जो बुक है, ये बुक किन्होंने लिखी थी वो भी आपको मैं बता दूं, ये इन्होंने एक छोटी सी बुक लिखी थी, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न, लुक टू दी लैंड। अगर आपसे पूछ लें कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, लुक टू दी लैंड। ठीक है बेटा, ये बुक का नाम भी ध्यान रखना, और इन्होंने ये करा था। फिर उसके बाद में, उससे पहले थोड़ा सा और अपन थोड़ा सा पहले चले अपन, तो 1924 के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे, रोल्डोफ स्टेनर। कौन आए बेटा, रोल्डोफ स्टेनर, और इन्होंने एक बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा दी थी, बायोडायनेमिक खेती। ये आपको मैं जितने भी लिखवा रहा हूँ ना, सब बेटा सब एक है, बस इन्होंने नालायकों ने क्या करा, सब अलग अलग दे दिए। बायोडायनेमिक खेती कह दी, किसी ने जैविक खेती कह दी, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कह दी, किसी ने, है ना, और सब मिला जुला के सब एक ही नाम है, सब इनका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चले अपन नेक्स्ट पॉइंट कि इसके बाद में अपन बात करें और उसमें और क्या क्या पॉइंट इसमें अवधारणा के अंदर आप लिखना है अपने को। ठीक है, 2014 के अंदर 2014 जो वर्ष है उसको मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था, ये याद करना बेटा, मृदा स्वास्थ्य वर्ष, जिसको अपन सॉइल हेल्थ ईयर कहते हैं, ये घोषित किया। देखो बेटा, सरकार द्वारा अलग अलग वर्षों को अलग अलग कुछ न कुछ घोषित करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिख रखा है कि 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय परंपरा मिशन, परंपरागत कृषि मिशन, है ना, RPKM की शुरुआत 2015-16 के अंदर हुई थी। ये बात भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2015-16 में राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन, ये एक लाइन वाले क्वेश्चन है बेटा, आने वाले क्वेश्चन है। इनकी शुरुआत 2015-16 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे कह दें कि सर कितना क्षेत्रफल जो है भारत का वो ऑर्गेनिक जैविक खेती के अंदर आ रहा है, तो 10 से 15% पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10 से 15% जैविक खेती में उपयोग हो रहा है, मतलब बहुत ही कम, बहुत कम है। अभी जैविक खेती अपने भारत में बहुत पिछड़ी हुई है। इसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं इसमें कि क्योंकि आपको पता है कि जैविक खेती में तो बिना
केमिकल कुछ काम होगा ही नहीं। और आपको पता है कि अपने भारत के किसानों को किसकी आदत है, केमिकल की आदत है। बिना केमिकल छिड़के कोई फसल लगाते ही नहीं है ना। तो फिर तो अपने को होना ही नुकसान, तो है ना। तो ये यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट ध्यान में रखना। जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं पूरे चैप्टर को यहाँ पर आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का। आपको जो काम की चीज़ें हुई आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाना। जैविक खेती के सिद्धांत, जैविक खेती के सिद्धांत कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो बेटा 4 प्रिंसिपल है ये। इस क्वेश्चन को आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगाना कि जैविक खेती के कितने सिद्धांत आते हैं सर। तो 4 सिद्धांत आते हैं। जैविक खेती के कितने सिद्धांत आते हैं बेटा, यहाँ पर 4 सिद्धांत आते हैं, 4 प्रिंसिपल आते हैं। कौन कौन से, नाम याद कर लेना। नंबर 1 है अपने पास में स्वास्थ्य का सिद्धांत, क्योंकि आपको पता है जैविक खेती अपना स्वास्थ्य बढ़ाती है, तो ये स्वास्थ्य को अच्छा करती है, इस वजह से अपन इसको स्वास्थ्य का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2 है पारिस्थितिक सिद्धांत, क्योंकि ये अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करती हैं, इस वजह से ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा बेटा, पारिस्थितिक का सिद्धांत हो जाता है। तीसरा है पारिस्थितिक के बाद में निष्पक्षता तथा न्याय संगतता का सिद्धांत, क्योंकि किसी जीव के साथ में कोई अन्याय नहीं हो, किसी जीव की मृत्यु नहीं हो, निष्पक्षता तथा न्याय संगतता का सिद्धांत, न्याय संगतता का सिद्धांत भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और नंबर 4 है सेवा का सिद्धांत, क्योंकि ये सेवा ही हो रही है, प्रकृति की सेवा हो रही है यहाँ पर, अपनी सेवा नहीं हो रही है, प्रकृति की सेवा हो रही है पूरी तरीके से। अगर आप केमिकल नहीं छिड़कोगे तो यहाँ पर सिद्धांत लागू हो जाता है। वर्तमान जनसंख्या और इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, बुरा प्रभाव, तो इन सिद्धांतों को रट लेना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एक बार बोल के बता दो सभी के सभी। जैविक खेती के कितने सिद्धांत सर, 4 सिद्धांत। नंबर 1 स्वास्थ्य का, किसका स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य और क्या ना पर्यावरण का स्वास्थ्य। दूसरा किसका, पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा निष्पक्षता तथा न्याय संगतता, किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं हो, किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हो, क्योंकि आप केमिकल छिड़क रहे हो, कीटनाशक छिड़क रहे हो, तो मृत्यु तो होगी होगी उनकी। और चौथा है सेवा का सिद्धांत। नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये बनने के बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में कि जैविक खेती के उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं अपन जैविक खेती, क्यों, क्या जरूरत पर आन पड़ी भाई। जैविक खेती के उद्देश्य, जैविक खेती के उद्देश्य क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मन से नहीं लिखना आप लोगों को, मन से आ रहा है तो अच्छी बात है, पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके लिखे तो अपन यहाँ पर अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो है रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में, है ना। आपको आज नहीं तो कल रासायनिक खेती को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रसायन का कितना जहरीला प्रभाव है, ठीक है। इस वजह से अपन को ये छोड़ना पड़ेगा, रसायन खेती छोड़ने के आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना पड़ेगा। नंबर 2 जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, ठीक है। जीवन धारण करने वाली, जीवन धारण योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, ठीक है। ये उद्देश्य है, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, ठीक है। और चौथा एक और लिख लीजिए बेटा, उत्पादन लागत में कमी कर टिकाऊ खेती करना, उत्पादन लागत में कमी कर टिकाऊ खेती करना। तो ये उद्देश्य हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं,
जैविक खेती को अपन परिभाषित कर रहे हैं। अगर इसका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पॉइंट्स कवर करवा के भी आप आंसर इसका लिख सकते हो। आगे चले अपन फिर बात करते हैं जैविक खेती का महत्व क्या है। जैविक खेती का महत्व नंबर वन क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। नंबर वन, एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आएगा, है ना, ये तो अपन को लिखना ही है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नंबर टू, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो अच्छा अपने को वहाँ से फसल मिलेगी तो पशुधन में क्या होगी बेटा, बढ़ोतरी होगी। पशु खाएगा उसको तो उसके दूध में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। नंबर तीन, वातावरण की शुद्धता, क्योंकि इससे अपन जैविक खेती करेंगे तो वातावरण में क्या होगा, केमिकल कम आएंगे, वातावरण में क्या मिलेगी आपको शुद्धता मिलेगी। नंबर चार, बाह्य आदानों में कमी, आपको बाहर से चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर का जो खर्चा है ना, बाहर का जो खर्चा है वो उसमें कमी आएगी। नंबर पाँच, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ना, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाएगा ये आपको, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। कम पानी की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो ये कुछ उद्देश्य इनका महत्व है अपने पास में, इनके महत्व को आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये पॉइंट जैसे आपको मैंने बोला है ना, वैसे आप अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर आराम से पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भारत में जैविक खेती का भविष्य क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करना बेटा यहाँ पर, भारत में जैविक खेती का भविष्य। भारत में जैविक खेती का भविष्य। भारत में जैविक खेती का भविष्य, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, देखिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैविक खेती का, बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर आप जैविक खेती करना चाह रहे हो ना कि सर मैं मेरे खेत में जैविक खेती करूँ तो क्या करूँ, तो आपको सबसे पहले जितने भी केमिकल यूज कर रहे हो उनको आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा। साथ में आपने जो भी खेत में लगाया है उस खेत को आप ऑर्गेनिक नाम देना चाह रहे हो, वहां पर आप जैविक नाम देना चाह रहे हो, तो आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते, आपको सरकार से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और सरकार ने क्या कर रखा है, ऐसे 4 बोर्ड बना रखे हैं, उन 4 बोर्ड में से आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी। वहां से अधिकारी आएंगे, आपको वहां चेक करेंगे खेत में कि भाई केमिकल वगैरह है कि नहीं है। और ऐसा नहीं कि आए और चाय वाय पी के दे के चले गए, ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है उस प्रोसेस करने में। और जब सब कुछ प्रक्रियाएं हो जाती हैं उसके बाद में अपने को सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई हाँ आपके खेत के जितने भी उत्पाद हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से बोर्ड बना रखे हैं जिनके द्वारा अपने को ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं बना रखी है सरकार ने, 4 इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। कौन कौन से? नंबर वन अपने पास में ऑर्गेनिक क्या नाम, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड पहला बोर्ड ये है, दूसरा है टी बोर्ड, तीसरा है कॉफी बोर्ड,
ये अलग अलग बोर्ड हैं। और चौथा है एपिडा। ठीक है बेटा, ये बोर्ड बना रखे हैं ताकि सरकार के द्वारा इनको अपन कर सकें। और 2004 के अंदर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2004 के अंदर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कहाँ पड़ता है बेटा? यूपी के अंदर, यहाँ पर स्थापित कर रखा है इसने। फिर बात करें 18 जनवरी 2016 को, 18 जनवरी 2016 को जो अपना सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। देश का पहला जैविक राज्य घोषित कर रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा जो है वो समय समय पर चलाई जाती हैं, और समय समय पर अपने भी क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से। जैसे मैं बात करूँ, नमसा क्या होता है? नमसा का पूरा नाम NMS है, नमसा। नमसा का पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, नंबर 1। नंबर 2 है PKVY। PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान में रखना बोर्ड के अंदर, इसको आप स्टार मार्क करना। यहाँ पर बच्चे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना करके आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, यह परंपरागत कृषि विकास योजना है। MIDH की बात करें, मिशन राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन, विकास मिशन, एकीकृत बागवानी कृषि विकास मिशन। कृषि विकास मिशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना। कृषि हटा देना, विकास मिशन। ठीक है, MIDH का पूरा नाम ये हो जाएगा। इस प्रकार से NMOOP, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। और पूरे भारत में अभी जो बात की जाए तो लगभग 57.1 लाख हेक्टेयर जो है अभी खेती हो रही है, ऑर्गेनिक खेती, ये अपने पास में है। ठीक है, फिर बात करें कि अपने भारत में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की काफ़ी संभावना है। जिसमें नंबर 1 है संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा है प्रति इकाई पेस्टिसाइड का कम छिड़काव। अगर अपन दूसरे देशों की तुलना करें तो अपने पास अभी कम छिड़काव हो रहा है। कार्बनिक अवशिष्ट अपने पास काफ़ी उपलब्ध हैं, निर्यात की संभावना है, प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके द्वारा अपन ये बात कर सकते हैं। फिर बात करें जीवांश खाद की, बात करें जीवांश खाद की उपयोगिता क्या होती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जीवांश खाद कहते हैं किसको है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो ये जो जीवांश खाद है इसको अपन किस नाम से जान सकते हैं कि इसमें जितने भी अपने पास में पशु पक्षियों के जो मल पदार्थ होते हैं, जो फसल के अवशेष होते हैं, अवशिष्ट, वो सभी आपस में अपघटित होके एक नया जो पदार्थ बना ले, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? उसी को अपन क्या कहेंगे? अपन जीवांश खाद के नाम से इसको जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन जीवांश खाद के बाद में कि सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं बता दूं आपको, भारत के अंदर बहुत सारा जो पदार्थ हैं, जिसमें सॉइल के अंदर बात करें, बहुत पोषक तत्वों की कमी है।
जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जिंक की बात करें, जिंक भारत की मृदाओं में सबसे ज़्यादा कमी जो है वो है जिंक, जिसको जेडन कहते हैं अपन, की कमी पाई जाती है। और वो भी कितनी कमी है, 47% जो है कमी पाई जाती है। उसके बाद में 11.5% आयरन है, 4.8% तांबा हो जाएगा, 4% समथिंग मैग्नीज हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर जब अपन जैविक खाद डालते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं बता दूं आपको, जैविक खाद से मृदा पर प्रभाव, जैविक खाद से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको वैसे किताब से पढ़ना पड़ेगा इसको, पर आपको जो मोटा मोटा पॉइंट है मैं आपको बता दूं। एक तो इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर, मृदा की भौतिक अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, उसका पीएच वगैरह मेंटेन रहेगा। नंबर 3, मृदा की जो जैविक दशा है जिसके अंदर उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या है वगैरह वगैरह, ये सब जो है मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि सर इस जैविक खेती के क्या क्या और अवयव आते हैं और अपन क्या क्या इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले बात करें अपन गोबर की खाद। ठीक है, गोबर की खाद कहते हैं किसको है, जिसको अपन अंग्रेजी में फार्म यार्ड मैन्योर FYM के नाम से जानेंगे। तो बात करते हैं अपन गोबर की खाद, कहते हैं इसको अंग्रेजी में फार्म यार्ड मैन्योर, शॉर्ट फॉर्म FYM, फार्म यार्ड मैन्योर FYM। ठीक है, FYM की बात करें तो इसको बनाने की विधि, अच्छा नॉर्मल बात करें, गोबर की खाद में होता क्या है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। कितना परसेंट क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, गोबर की खाद के अंदर आपको 0.5, 0.25 और 0.5 ध्यान रखना। 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस और 0.5% पोटेशियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इसको गोबर की खाद को बनाने की कौन कौन सी विधि है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, वर्तमान में जो प्रचलित विधि है वो संशोधित गड्ढा विधि, वर्तमान में प्रचलित विधि। नंबर 2, संशोधित गड्ढा विधि। नंबर 3, ट्रेंच विधि, जिसको अपन कहेंगे है ना ट्रेंच मेथड, ट्रेंच विधि। अब इन तीनों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट विधि है, अगर क्वेश्चन बनेगा, वैसे बनने के चांस यहाँ पर कम रहेंगे, फिर माल बन जाता है, तो ये वाला, इस विधि को आप अच्छे से याद करके जाना। इस विधि के अंदर आपको पता है कि गड्ढे का निर्माण किया जाता है, गड्ढे के इसमें 2 भाग किए जाते हैं। सबसे पहले इस वाले गड्ढे को भरा जाएगा, और इस वाला जब गड्ढा भर जाता है तो इसके ऊपर इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और जब ये तैयार हो रही होती खाद, फिर अपन दूसरे गड्ढे को भरना तैयार करते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं, और जब ये पूरा भर जाता है तो इसको भी ऐसे इस प्रकार से आकार दे देते हैं। ठीक है, जब ये गड्ढा पूरा भर जाता है तब इस गड्ढे की खाद तैयार हो जाएगी, इसको आप खाली कर दो, है ना, खाली कर दो, और खाली करके वापस भरना स्टार्ट करोगे तो ये वाला गड्ढा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप जल्दी आप जो है वो खाद प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये है गोबर की खाद। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, तो देखो कंपोस्ट के अंदर बेटा गोबर भी आ सकता है, उसके अलावा दूसरे फसल के अवशेष आ सकते हैं। ठीक है, तो कंपोस्टिंग एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसके अंदर अपन वायवीय और अवायवीय जीवाणु, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको अपघटित कर नया पदार्थ बनाते हैं। एक जिसको अपन क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, पूरा सड़ा गला, जिसमें फार्म के अवशेष आ सकते हैं, जैसे कि गन्ने की पत्तियां हैं, फसल के अवशेष है, गोबर की खाद है, मिट्टी है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ इसमें कंपोस्ट के अंदर आ सकता है।
अब कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? आपके पास 3 विधियां हैं। नंबर 1, इसका नाम है अपने पास में इंदौर विधि। नंबर 2, बेंगलोर विधि। और नंबर 3 है अपने पास में नाड़ेप विधि। इंदौर विधि की बात करें तो इसको देने वाले कौन थे? होवार्ड और वाईडी वार्ड, जो इन्होंने इंदौर के अंदर जो है इसको इस विधि को बनाया गया था। होवार्ड व वार्ड के द्वारा, वाईडी वार्ड के द्वारा इन्होंने दिया था। बेंगलोर विधि जो है वो CN आचार्य, प्रोफेसर CN आचार्य के द्वारा दिया गया था। नाड़ेप विधि जो है वो नाड़ेप काका के द्वारा दी गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कंपोस्ट वाला मेथड है ये इन्होंने अलग 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 प्रकार से इन्होंने वैज्ञानिकों ने दिया था। इनमें से ये जो विधि है वो वायवीय विधि है, क्योंकि ये खुली विधि होती है, ये पूरी पैक विधि होती है, इस वजह से ये अवायवीय विधि कहलाती है। और ये भी खुली विधि होती है, इस वजह से ये वायवीय विधि कहलाती है। तीनों में से आपको तीनों ही मेथड पढ़ना है, तीनों विधि आ सकती है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको इंदौर विधि की बात करूँ मैं, तो इंदौर विधि के अंदर कैसे बनाया जाता है आपको बता दूं। इंदौर विधि के अंदर आपको गड्ढे का आकार 10 फीट रखना है। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 6 से 8 और गहराई 2 से 3 फीट रखनी है। उसके बाद गड्ढे भरने की विधि, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो है आपको पहली परत के रूप में आपने पशुशाला के अंदर जितना भी कचरा इकट्ठा किया उस कचरे को बिछा दोगे। कचरे को बिछाने के बाद में पशु का जो मूत्र है, कीचड़ है, वो आप उसको बिछा दोगे। उसके बाद में आपको रेत वगैरह जो है, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह, 2 इंच मिट्टी वगैरह बिछा देनी है, गोबर की परत बिछा देनी है। इस प्रकार से परत और परत आपको इस प्रकार से बिछा के और पूरा जो गड्ढा है इंदौर विधि का वो भर देना है। उसके बाद में सेकंड आता है कंपोस्ट को पलटना। इसमें जब आपको 10-15 दिन हो जाए गड्ढा भरने के बाद में, तब इसकी पलटाई की जाती है। पलटाई करने के बाद में वापस इसको पूरा भर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेथड होता है इंदौर विधि। दूसरा विधि आता है बेंगलोर विधि, CN आचार्य विधि थी। बेंगलोर के अंदर ये विधियां वहां पर काम लेते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो मनुष्यों का मल पदार्थ होता है, जो अवशिष्ट होता है, उसको डिकम्पोज करके खाद बनाई जाती है। ठीक है, ये पूरी पैक विधि होती है। इसमें सबसे पहले क्या नाम, सिंपल परत बिछाएंगे, उसके बाद में मल पदार्थ, ठीक है, उसके बाद मोटी जो मल पदार्थ होती है वो बिछाई जाती है। और इस प्रकार से एक परत के ऊपर एक परत ऐसे बिछा के गड्ढे को भरा जाता है पूरी कंप्लीट, क्योंकि दुर्गंध तो आएगी, क्योंकि मानव की विष्ठा है, मानव का मल है, तो दुर्गंध तो आती है और उससे भी खाद बनाया जाता है। तीसरी विधि नाड़ेप का सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के अंदर भी ये विधि आती है बेटा। इसमें आपको पता है ईंटों की दीवार बनाई जाती है ना, पूरी चारों तरफ चौकोर के रूप में अपन इसको दीवार को बनाते हैं, है ना। पहली परत ईंटों से, दूसरी परत ईंटों की, तीसरी परत के अंदर ध्यान में रखना, तीसरी परत में जब ईंट लगाई जाती है तो 2 ईंटों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, 7 इंच का छेद छोड़ा जाता है, और 7 इंच का गैप छोड़ के अपन इसको तीसरी परत बनाते हैं, तीसरी ईंटों की दीवार बनाते हैं। उसके बाद चौथी और पांचवी कंप्लीट बनाई जाएगी, छठी के अंदर फिर से गैप छोड़ा जाएगा, फिर सातवीं और आठवीं कंप्लीट बनाई जाएगी, नवीं के अंदर गैप छोड़ा जाएगा। इस प्रकार से 3, 6 और 9 के अंदर गैप छोड़ के अपन इस प्रकार से ईंटों की दीवार तैयार करते हैं और फिर इसमें अलग अलग प्रकार की बिछावन लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपोस्ट को ऐसे तैयार किया जाता है। फिर बात करें अपन वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करें कि वर्मी कंपोस्ट को क्या कहते हैं अपन, केंचुए की खाद कहते हैं, है ना, केंचुए की खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि आपको पूरा पता ही है, कैसे बनाया जाता है, कौन से केंचुए काम आते हैं। 3 प्रकार के केंचुए होते हैं, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। जो एंडोजिक केंचुए होते हैं, है ना, एंडोजिक केंचुओं का उपयोग यहाँ पर कम करते हैं। जो एपिजिक केंचुए होते हैं उनका उपयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। और आपको पता है कंपोस्ट बनाने बहुत सिंपल है ना। सबसे पहले परत बिछा दो, नॉर्मल जो घास फूस की पत्तियां होती है वो बिछा दो, उसके ऊपर आराम से हल्की सी मिट्टी करके गोबर की परत लगा दो। गोबर की परत लगाने के बाद में इसमें केंचुए और कोकून जो होते हैं, जिसमें अंडे भरे होते हैं केंचुए के, वो छोड़ जाएंगे। छोड़ने के बाद में वापस से अच्छे से गोबर लगा के उसके ऊपर बिल्कुल पतली पतली जो जूट के बोरे होते हैं वो बिछा दो और उसको सुबह शाम पानी देते रहो, है ना, गीले करते रहो। वर्मी कंपोस्ट के लाभ आपको पता है, इस प्रकार से अपन वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार से बनाते हैं। फिर बात करते हैं अपन हरी खाद।
हरी खाद क्या होती है? हरी खाद का मतलब होता है कि खेत के अंदर ही ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिसमें अच्छे खासे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के गुण होते हैं। जैसे कि हरी खाद बनाने के लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है? ढेंचा, है ना, लोबिया। इस प्रकार से ढेंचा, लोबिया और जितनी भी दाल वाली फसलें होती है उसमें अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है। और बताओ मैं आपको, हरी खाद के लिए अपन ऐसी फसल लेते हैं जिनमें ज़्यादा पत्तियां हो, ज़्यादा फूल आए, जल्दी उनकी बढ़वार हो। तो हरी खाद कैसे होती है? दो प्रकार से करते हैं, एक तो खेत में उगाकर या कहीं से लाकर। ठीक है, दो प्रकार से कर सकते हैं। खेत में हरी खाद की फसल लगाकर कर सकते हैं। दूसरा, हरित पर्ण विधि। इसमें क्या करते हैं बेटा? खेत के अंदर ही, पहली वाली विधि के अंदर क्या करते हैं, खेत के अंदर ही हरी फसल लगा देंगे और जब इसमें फूल आते हैं तब ट्रैक्टर को बुला के ट्रैक्टर के द्वारा इसको उसी खेत में अपन उसको दबा देते हैं, जिससे एक तरह से ये वहीं पर सड़ेगी, गलेगी और वही खाद बन जाएगी। दूसरा है हरित पर्ण विधि। इसमें अपन पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ये अपन बाहर से लेके आएंगे और फिर खेत में डालेंगे, है ना। तो बाहर से लेके आना और इस प्रकार से अपन करते हैं। कौन कौन सी फसल है वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है। और फिर बात है जैव उर्वरक की बात करें अपन कि सर जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। जैव उर्वरक से ध्यान में रखना बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। जैव उर्वरक जिसको अपन बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो सर ये क्या है? यूरिया जैसा होता है क्या? नहीं, यूरिया जैसा नहीं होता। ये एक प्रकार से जीवाणु, शैवाल, कवक, इनका एक जीवित समूह होता है जिनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। इसमें नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की बात करें, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा, सबसे बढ़िया जीवाणु अपने पास में कौन है बेटा? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम है। ठीक है, सहजीवी के रूप में। यहाँ पर एक नाम आता है पीएसपी का, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी पहले, इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा। इसको अपन क्या कहते हैं? फॉस्फोरस विलेयकारी जीवाणु। फॉस्फोरस विलेयकारी जीवाणु। राइजोबियम का पूरा ध्यान रखना, राइजोबियम पूछेगा आपसे, राइजोबियम कौन सी प्रजातियां किस फसल के अंदर क्या कर रही हैं, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे राइजोबियम मेलिलोटी जो है वो रिस्का और मेथी के लिए काम आता है। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम मटर और मसूर के लिए। राइजोबियम फेजुलाई राजमा के लिए। राइजोबियम ट्राइफोली बरसीम के लिए। इन सभी के लिए ये काम आता है। फिर बात करते हैं राइजोबियम के अलावा और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऐसे काम करता है। एजोटोबैक्टर काम करेगा और एजोस्पाइरिलम काम करेगा। इनके नाम याद कर लेना बेटा, आएगा क्वेश्चन इनमें से। जैव उर्वरक वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जैव उर्वरक से हर बार कहीं न कहीं वो क्वेश्चन निकालता ही निकालता है, चाहे वो राइजोबियम से निकाले, चाहे वो पीएचबी फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से निकाले, किसी में से भी निकालेगा, पर निकालेगा जरूर। फिर बात करते हैं अपन नील हरित शैवाल क्या होती हैं। नील हरित शैवाल जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर। एक इसके अंदर आकार का गड्ढा खोदा जाएगा, पानी भरा जाएगा, पानी के अंदर थोड़ा सा गोबर डाल दो और कुछ काई होती है, उस काई को लाके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर अपने आप वृद्धि करेगी। तो नील हरी शैवाल कैसे बनाते हैं एक बार सिंपल पढ़ लेना। नील हरी शैवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मात्रा ध्यान में रखनी है, कितनी मात्रा इसको यूज करते हैं। नील हरी शैवाल का बड़ा भाई आ रहा है एजोला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एजोला, इसके अंदर फिर से वो गड्ढा, पानी डालेंगे, गोबर को राएंगे, एजोला आपको मिल जाती है। एजोला एक प्रकार की क्या है बेटा? फर्न है, एक प्रकार का कौन सा पौधा है? ये फर्न पौधा होता है जो एनाबिना और नो स्टॉक जो शैवाल होती है उसके साथ में रहना पसंद करता है ये। ठीक है। और भारत में अगर आपसे पूछ लें कौन सी प्रजाति जो है भारत में एजोला के रूप में बहुत काफी विख्यात है, तो है अपने पास में एजोला पिन्नाटा। ठीक है, एजोला पिन्नाटा जो है वो काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ में और भी है, एजोला पिन्नाटा के अलावा एजोला माइक्रोफिला भी है। अगर आपसे कहते हैं कि धान की फसल में एजोला की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, एजोला की मात्रा 0.5 से 1 टन, 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर जो है अपने को एजोला चाहिए। किसके लिए? धान की फसल के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा।
जैसे मान लो ये मेरा खेत है, इस खेत के अंदर मेरे को धान लगा रखी है मैंने, तो मैं क्या लेके आऊँगा यहाँ पर, जब धान की रोपाई हो जाती है तो उससे 7 दिन बाद में एजोला का कल्चर लेके आऊँगा। कितना लाना है, 0.5 से 1 टन लेके आना है, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है यहाँ पर। फिर एक आता है बेटा यहाँ पर, एक नाम ध्यान रखना, वाम, VAM, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, वाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वाम के बारे में, वेसिकुलर अरवेसिकुलर माइक्रोराइजा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पढ़ के जाना इसको। वेसिकुलर अरवेसिकुलर या अरवेसिकुलर माइक्रोराइजा, ठीक है। ये पूरा नाम आपको अच्छे से याद करके जाना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर कि कृषि पंचांग के बारे में बात करेंगे। कृषि पंचांग क्या होता है? देखिए बेटा, आजकल तो ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग बाग पंचांग के अनुसार, कृषि पंचांग के अनुसार खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। जिसमें जो नक्षत्र होते हैं, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की गति है, सूर्य की गति है, इस गति के आधार पर जो है ये पंचांग के अनुसार खेती बाड़ी करते थे कि अमावस्या के आसपास बीज नहीं बोना चाहिए, पूर्णिमा के आसपास बीज बोना चाहिए, ऐसा वैसा। तो अगर आपसे कह दें कि कृषि पंचांग किस पर आधारित है, तो कृषि पंचांग जो है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है, चंद्रमा की गति पर आधारित है। अर्थात नक्षत्रों के द्वारा होने वाली जो खेती होती है वो, अभी अपन ने शुरुआत में एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनेमिक खेती। ये कौन लेके आए थे बेटा? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर लेके आए थे ये सिद्धांत। और इन अंकल ने क्या कहा था, इन अंकल ने कहा था कि भाई जो भी नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के आधार पर खेती करना क्या कहलाता है बेटा? बायोडायनेमिक खेती कहलाता है। इसमें आपको क्या करना है, चंद्र उत्तरायण, चंद्र दक्षिणायन, एक तो थोड़ा सा ये देख के जाना बेटा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कीट रोगों में, जो ऐसा कोई पौधा नहीं इस दुनिया में जिसमें कोई रोग नहीं आता हो, या ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें कोई कीट नहीं लगता हो, सब में आएगा, सब में लगेगा, ठीक है। तो अपने को कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो मैं बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्या कि कीट एवं रोगों का जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक है। कीट व रोगों का जैविक नियंत्रण पढ़ के जाना है अपने को, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। इसमें से आपको बहुत सारे पौधों के नाम हैं, जैसे कि नीम से क्या प्राप्त हो रहा है, सीताफल से क्या प्राप्त हो रहा है, करण से क्या प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा अगर कीटों का नियंत्रण में है तो ट्राइकोडर्मा का क्या उपयोग है ना, ट्राइकोग्रामा का क्या उपयोग है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा सा पढ़ के जाना, यहाँ पर मेन चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और ये ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा के द्वारा अपन ये पेस्टिसाइड वगैरह तैयार करते हैं। और फिर लास्ट में छोटा सा पॉइंट आता है, टिकाऊ खेती क्या होती है। टिकाऊ खेती के अंदर आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा एक बार देख के जाना बेटा, कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो खेती होती है उसको अपन क्या कहते हैं, टिकाऊ खेती कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र आता है, उस सूत्र के बारे में अपन बात करेंगे, सूत्र के बारे में, उस सूत्र को आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर आई है वो चीज़ यहाँ पर यह है कि एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक इसमें से बहुत कम निकाला है, इस बार बनने के पूरे चांस है, कि कीट और रोगों का जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो कैसे होता है, उनको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन कौन कौन से जो वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपन और मेजर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अपने को कैसे करना है। चलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? हार्वर्ड ने, पार्सन ने, नॉर्थ बोर्ड ने या वेलफोर?
आपका जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से समझ में आ रहा है, और एक इसको अपन स्टार्टिंग में देखा था बेटा। देखिएगा, अगर आप लगा रहे हो हार्वर्ड, हार्वर्ड नहीं, आंसर क्या जाएगा बेटा, नॉर्थबोर्न। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसका पूरा नाम है वार्ड हाल्टर नॉर्थबोर्न। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, सा ऑप्शन है ना। इसको अपन शुरुआत में समझ लिया था, अवधारणा के अंदर समझ लिया था इसको अपन ने। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, जैविक खेती में उपयोग क्या लिया जाता है? जीवांश खाद, रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, कीटनाशी। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से साफ साफ देखने को मिल रहा है। सर आपने बताया था जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें कोई रसायन यूज करते ही नहीं है, और नहीं करते तो ये तो हो नहीं सकता। अब रसायन के अंदर शाकनाशी आती है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या जाएगा? एक यूज करते हैं अपन, जीवांश खाद अपने को यूज करना होगा। ठीक है, जीवांश खाद क्या होता है? गोबर की खाद, और जिसमें भी अपने को अवयव मिल रहे हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन जो है पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। 0.5 कैसे याद करोगे? 0.5, 0.25, 0.5, तीनों को बता दिया मैंने आपको। क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है ये? 0.5, 0.25, 0.5%। तो नाइट्रोजन पूछ रहा है तो ये नाइट्रोजन लगा लो, पहला ऑप्शन सही जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि हरी खाद के लिए ढैंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर, मैंने अभी आपको कहा था कि आपको बीज दर थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर 60 से 80 किलो, इसको आप याद कर लीजिएगा बेटा, 60 से 80 किलो ढैंचे की बीज दर जो है अपन यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है ना? जीवांश खाद पर मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? जब अपन जीवांश खाद यूज करते हैं तो जैविक दशा पर भी पड़ता है, रासायनिक पर पड़ता है, भौतिक पर पड़ता है। जब तीन ऑप्शन सही हो रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा बेटा? चौथा ऑप्शन जाएगा, द जो है यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जो है जस्ते की कमी पाई जाती है? मैंने बताया था आपको कि भारत के अंदर जो जिंक की कमी है मिट्टी के अंदर वो कितनी होती है बेटा? 47% होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक के द्वारा उपचारित अपन करते हैं? चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक के द्वारा उपचारित करते हैं? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जितने भी अपने पास में दलहनी फसलें हैं उन सभी के अंदर अपन राइजोबियम के द्वारा जो है उनको उपचारित करते हैं। राइजोबियम को जो कल्चर है उससे अपन उपचारित करते हैं। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? अभी आपको मैंने बताया था, एजोला का उपयोग अपन धान की फसल में करते हैं। और कितनी मात्रा में करते हैं बेटा? 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा में अपन करते हैं। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा दो बार बता दिया मैंने, शुरुआत में भी बता दिया, अभी अंतिम में भी बता दिया था। डॉक्टर रोल्डॉफ जो स्टैनर अंकल हैं उन्होंने ये अवधारणा दी थी अपने को। चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? ये आपका पॉइंट जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें? चारे की जो चारे वाली जो फसलें होती हैं उसके अंदर आपको ये चंद्र दक्षिणायन का जो मामला है वो, सॉरी चंद्र दक्षिणायन नहीं, चारे वाली फसल नहीं, चारे वाली फसल नहीं करेंगे अपन यहाँ पर। हाँ, कंद वाली फसल, सॉरी कंद वाली फसलें, जिसमें कंद के अंदर कौन कौन आता है? कंद के अंदर आपके प्याज है ना, लहसुन है, वो आ जाती है कंद वाली फसलें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट इसमें से कौन सा है? जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी जो कीट है यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है। अभी मैंने आपको कहा था, देखिए परभक्षी कीट क्राइसोपीड्स है यहाँ पर, पहला ऑप्शन सही जाएगा, पहला ऑप्शन लगाना है। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोड्रमा, ये दोनों क्या है? ट्राइकोग्रामा जो है बेटा ये यहाँ पर अंड परजीव्याप का काम करेगा। अंड परजीव्याप क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने अंडे सामने वाले परपोषी के अंडों के ऊपर अपने अंडे देते हैं और इस प्रकार से जीवन पूरा करते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए। ट्राइकोड्रमा ये एक प्रकार से लाभदायक कवक है, एक प्रकार से क्या है ये?
लाभदायक कब है क्या। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है इसका आंसर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। एपिकार्निया बेटा जो ट्राइकोग्रामा देखा था ना, ट्राइकोग्रामा का छोटा भाई है, ट्राइकोग्रामा का छोटा भाई है। और इस एपिकार्निया का उपयोग अपन किस में करते हैं, गन्ने की फसल में करते हैं। और ये क्या करता है, गन्ने के अंदर जो पायरेला कीट होता है उसको खाने का काम करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व का पर्यावरण सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम याद कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको किया गया था। कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा मानक ऐसा है जो टिकाऊ खेती के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टिकाऊ खेती के लिए बेटा पर्यावरण इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी चीज़ अपन पढ़ते हैं जैविक खेती में वो सब पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बलुई दोमट मिट्टी में बोई जाने वाली हरी खाद की फसल इसमें से कौन सी पाई जाती है। बलुई दोमट मिट्टी के अंदर हरी खाद की फसल जो है आपके लोबिया पाई जाती है। लोबिया जो है इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना, एक ही क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास में। खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया था। मैंने बताया था आपको सॉइल हेल्थ वर्ष कौन सा बेटा, 2014 जो है इसका सॉइल हेल्थ वर्ष माना जाता है। ग्वार की हरी खाद हेतु, ग्वार की हरी खाद हेतु कितनी मात्रा में अपन जो है बीज दर रखते हैं। तो बेटा ध्यान रखना 20 से 25 किलोग्राम जो है अपन मात्रा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बड़े क्वेश्चन की, बड़े क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है। नंबर 1 ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन की बात करें अपन तो एक तो आपको जैव उर्वरक वाला जो टॉपिक है ना बेटा उसमें से अच्छे से देख के जाना। जैव उर्वरक में उसमें भी आपको बता दूं मैं राइजोबियम वाला जो है इसको अच्छे से देख के जाना, और वैसे इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देख के जाना। नंबर 2 हरी खाद जो होती हैं, हरी खाद किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे बनाते हैं, हरित खाद के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। तीसरा है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में कौन से केंचुए काम आते हैं, केंचुए का वर्गीकरण कैसा होगा, और कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, वो सब यहाँ पर पढ़ के जाना है आपको। फिर बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की जो इंदौर विधि है, इंदौर और बेंगलोर विधि, इनको अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। और फिर बात है कि भाई जैविक खेती जो है उसका क्या भविष्य है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। भविष्य क्या होती है, इसकी संकल्पना जो है वो कैसे करेंगे वगैरह, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो है ही है। साथ में और बता दूं आपको मैं इस चैप्टर में से, देखिए इस चैप्टर के अंदर जो खास पॉइंट है, इस चैप्टर के अंदर जो खास पॉइंट वो है कि ये हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, इंदौर, इस चैप्टर में से आपको बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इस चैप्टर को याद करते हो तो आपका जो केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके अंदर भी लगभग आपको ये बातें देखने को मिल जाती। ठीक है, और ठीक है बेटा, तो इसके अंदर आपको स्पेशल में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। एक दो चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि नीम के अंदर जो कीटनाशक गुण होते हैं वो कीटनाशक गुण किसकी वजह से पाए जाते हैं। तो ये एक तत्व होता है एज ए डायरेक्टिन तत्व, एज ए डायरेक्टिन तत्व की वजह से नीम के अंदर जो है कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक यहाँ पर मैं आपको कह रहा था ट्राइकोग्रामा के बारे में कह रहा था मैं आपको। ट्राइकोग्रामा, इसकी आप मार्केट के अंदर ट्राइको कार्ड के रूप में ये बिकते हैं। किस रूप में बिकते हैं मार्केट में, ट्राइको कार्ड के रूप में बिकते हैं। और एक ट्राइको कार्ड पर, एक ट्राइको कार्ड पर इसके कितने अंडे होते हैं। तो एक ट्राइको कार्ड पर इसके लगभग 50,000 से 1.5 लाख अंडे पाए जाते हैं। 50,000 से 1.5 लाख अंडे जो हैं आपको इसमें मिलेंगे एक ट्राइको कार्ड पर।
नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, वो शानदार क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। चलिए ठीक है बेटा, चल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और बात करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। बोर्ड एग्जाम का समय बहुत पास में है, आपको बहुत शानदार तैयारी करनी है। और भी जो डाउट्स वगैरह हैं आप उद्भव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ें आराम से, और साथ में जो भी नंबर चल रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर फ़ोन करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड में, उन सभी के लिए डाउट क्लासेस जो हैं अपन क्लियर कर रहे हैं। वो शानदार पहल है ये। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।